हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। लास्ट के कुछ लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एक एमआरआई का सिग्नल जनरेट होता है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ एमआरआई क्या होता है। उसके बाद मैंने एक पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्रोसीजर बताने की कोशिश की है, हाउ द सिस्टम ऑफ एमआरआई इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग एन एमआर सिग्नल। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रिसीजन एंड प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस जो है प्रोटॉन्स पर होता है, वो उसको कैसे सेपरेट करता है और किस लेवल पर सेपरेट करता है। देन वी डिस्कस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस नहीं होगा तो सिग्नल जनरेट नहीं होगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर जो इमेजिंग मॉडलिटी है इसका नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से अगर रेजोनेंस होता है तभी आप इमेजेस जनरेट कर पाते हैं। तो आगे के सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब रेजोनेंस हो चुका है, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट से स्पिन करते हुए अपने एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी जा चुके हैं। अब हमें बस एक ही काम करना रह गया है कि अब किस तरह से ये हमें सिग्नल देने वाले हैं एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद। तो बिना देर किए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का सिग्नल इमीडिएटली मिल जाए। बिना देर किए शुरू करता हूं इस लेक्चर को। एमआरआई सिग्नल कब आखिर ये जनरेट होता है? सो व्हेन द 90 डिग्री आरएफ पल्स इज विथड्रॉन, द perturbed nuclei begin to return to their equilibrium state। यानी जो हमने 90 डिग्री आरएफ पल्स अप्लाई किया था, इफ यू रिमेंबर 90 डिग्री आरएफ पल्स को हमें परपेंडिकुलरली अप्लाई करना है। परपेंडिकुलर किसके साथ अप्लाई करना है? टू दी प्रिसीजन, जो आपका प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में था उसके साथ परपेंडिकुलर में हमें आरएफ पल्स को अप्लाई करना था। जब हमने उस 90 डिग्री आरएफ पल्स को विथड्रॉ किया, ऑफ किया, तब जाकर आपके जो न्यूक्लियाई हैं वो वापस से अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आना शुरू करते हैं। यानी जो स्पिन करते हुए, प्रिसीजन करते हुए रेजोनेंस में गए, अपने एक्साइटेड स्टेट में गए, वो वापस आना शुरू करते हैं। सो दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब वो स्टेट जहां पर उनके पास एक्साइटेड लेवल की एनर्जी नहीं थी। सो द ट्रांसवर्स वेक्टर continues to rotate in the mxy plane and induces an AC voltage in the receiver coil. This is the MR signal called as free induction decay। तो आप ध्यान से देखें, जब भी हम पेशेंट को लेटाते हैं ये z डायरेक्शन है और हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन इसी डायरेक्शन में होते हैं। उसके बाद ये प्रोटॉन्स हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और mxy प्लेन में जाते हैं। तो जब ये mxy प्लेन में जाते हैं, वहां से एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आने के लिए यहाँ पर रोटेट करते करते ग्राउंड स्टेट में यानी mz डायरेक्शन में आ रहे हैं। उस टाइम पर ये एक सिग्नल इंड्यूस करते हैं एंड दैट इज नोन एज फ्री इंडक्शन डिके। तो सिग्नल का प्रोडक्शन कब हुआ? जब हमने जो आरएफ पल्स को अप्लाई किया था। आरएफ पल्स को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, अगर हम आरएफ पल्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा? रेजोनेंस। यस, करेक्ट। अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो सिग्नल जनरेट नहीं होगा। इसीलिए हाइड्रोजन प्रोटॉन का एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना जरूरी है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जिस सिग्नल की वजह से, यानी जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से उनको एनर्जी मिली थी, वो उसी एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो एनर्जी हमें मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ FID, यानी फ्री इंडक्शन डिके। बट ये FID इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि इससे एक प्रॉपर इमेज बनाया जाए। तो 90 डिग्री आरएफ पल्स के बाद 180 डिग्री आरएफ रीफेजिंग पल्स भी अप्लाई किया जाता है। ये सब क्या है, ये हम आगे के सीक्वेंसेस में पढ़ेंगे, बट आज मैं आपको सिर्फ MR सिग्नल क्या है और ये किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। So the induced MR signal in an RF having voltage in millivoltage range that is strongest immediately after the RF pulse is switched off, then decays exponentially as spin dephase। मतलब जो induced MR signal है, जो RF में जा रहा है, इसके पास एक वोल्टेज है और वोल्टेज किस रेंज में है? मिली वोल्टेज। यानी जो आपका फ्री इंडक्शन डिके हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गए प्रोटॉन जब वापस आना शुरू करते हैं तो ये करंट जो है हमारे रिसीविंग कॉइल्स, जो आरएफ कॉइल्स होती हैं, उनमें एक करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब आरएफ कॉइल एक वर्ड आ गया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स हम इनको बोलते हैं, बट ये होती क्या है? जब हम हार्डवेयर ऑफ एमआरआई पढ़ेंगे, विल डिस्कस इन दैट ओनली। सो
दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द आरएफ पल्स इज स्विच्ड ऑफ, मतलब जैसे ही मैंने आरएफ पल्स को ऑफ किया उस टाइम पर मैक्सिमम सिग्नल मिलता है। देन डिकेज एक्सपोनेंशियली एज स्पिन डिफेजेस, और धीरे 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 वो सिग्नल डिके होता जाता है क्योंकि स्पिन जो है वो डिफेज हो जाते हैं। आफ्टर दैट इंडिविजुअल स्पिन्स गो आउट ऑफ फेज एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल ओरिएंटेशन, और उसके बाद जब आरएफ पल्स को ऑफ कर दिया तो हाइड्रोजन प्रोटॉन अपने जिस स्टेट में थे उसी स्टेट में वापस आ जाएंगे, यानी जहां पर वो प्रिसीजन कर रहे थे, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन अकर्स, मतलब जब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन वापस आ गए हैं उस टाइम की बात हो रही है, एमजेड यानी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रीग्रोज एंड एमएक्सवाई decreases but the precision frequency यानी लार्मर फ्रीक्वेंसी remains constant। किस चीज की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये मेरा ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देखेंगे तो जो मेरे हाइड्रोजन प्रोटॉन थे इस एक्सिस पे थे, दैट एक्सिस इज नोन एज जेड, ये है हमारा वाई और ये है हमारा एक्स। तो ये एम एक्स वाई प्लेन तक जो है रोटेट करके जाने वाले थे, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेक्टर है और आपके एक्साइटेड प्रोटॉन यहां से इस तरफ मूव करके आ चुके हैं एक्साइटेड स्टेट में। जब ये यहां से वापस जा रहे हैं, दिस पर्टिकुलर इज स्टेट नोन एज इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम स्टेट में ही हाइड्रोजन प्रोटॉन्स क्या कर सकते हैं, हमें कोई भी सिग्नल नहीं देंगे। जब ये एक्साइटेड स्टेट में यहां से यहां आए हैं तो ये एक्साइटेड स्टेट में गए, हमने आरएफ पल्स को ऑफ किया और फिर ये अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आते हैं, तो इस टाइम पर ये हमें एक सिग्नल देते हैं विच इज नोन एज FID यानी फ्री इंडक्शन डीके। और जैसे ही पूरी तरह से आरएफ का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है तो हमारे जो ये प्रोटॉन्स हैं वो एकदम अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। यहां से यहां वापस आते टाइम पर एक चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, यानी एम एक्स वाई से जब ये एम जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, बट चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ इनकी डायरेक्शन के ये एम एक्स वाई से एम जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं। द रेट ऑफ सिग्नल डिके डिपेंड्स ऑन T2 relaxation and the recovery of MZ depends on T1 relaxation। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ सिग्नल किस चीज पर डिपेंड करता है, डिकेज डिपेंड्स ऑन T2 रिलैक्सेशन एंड रिकवरी ऑफ MZ डिपेंड्स ऑन T1 रिलैक्सेशन। अब ये दोनों क्या हैं, T1 एंड T2 रिलैक्सेशन, तो ये रिलैक्सेशन टाइम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। So each voxel MR signal contributes to image formation, signal strength, variations create different gray shades in the final image। हर एक वॉक्सल अपना एक सिग्नल देता है, यानी हर एक छोटा छोटा स्पेस भी हमारी बॉडी पार्ट का अपना एक सिग्नल देता है और कंट्रीब्यूट करता है इमेज फॉर्मेशन में। बट सिग्नल स्ट्रेंथ वेरिएशन क्रिएट डिफरेंट ग्रे शेड्स इन द फाइनल इमेज। अब हो सकता है, मान लेते हैं जैसे मैंने ब्रेन का एमआरआई किया तो ब्रेन में एक जगह पर CSF है, एक जगह पर ग्रे मैटर है, एक जगह पर व्हाइट मैटर है और एक जगह पर ब्लड है, तो सबका अपना अपना डेंसिटी है, सब में अपने अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उनकी वजह से हो सकता है सबका अपना अपना एक सिग्नल है, उसी की वजह से वो हमें अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। कोई ब्लैक दिखेगा, कोई ग्रे दिखेगा, कोई व्हाइट दिखेगा, कोई व्हाइटिश ब्लैक और कोई ग्रेइश ब्लैक। तो ये डिपेंड करता है एमआर सिग्नल का जो भी कंट्रीब्यूशन हर एक वॉक्सल ने दिया है। तो यहां पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये सिग्नल जो हमें इमीडिएटली मिला, अर्ली मिला, और ये सिग्नल जो हमें लेट मिला। अर्ली में हमें हाईएस्ट सिग्नल मिल रहा है, लेट में हमें लो सिग्नल मिल रहा है। तो जिस इमेज को हम देखेंगे, अगर इसमें कुछ स्ट्रक्चर आप देखने की कोशिश करेंगे आपको ग्रे नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ज्यादा ब्राइट व्हाइट नजर आ रहे हैं, कुछ ग्रे और व्हाइट के बीच में व्हाइटिश ग्रे नजर आ रहे हैं, कुछ ब्लैक नजर आ रहे हैं। तो ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है कितनी देर तक हमें सिग्नल रिसीव हो रहा है। अगर इमीडिएटली कुछ चीजों से सिग्नल मिल जाता है तो वो अलग कलर के दिखते हैं, कुछ बहुत देर तक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो वो अलग कलर के दिखते हैं। तो एमआर सिग्नल में जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, जो स्ट्रेंथ है रिसीव होने की फ्रॉम डिफरेंट पिक्सल्स, उसी के हिसाब से उनको इमेज पे शेड मिलते हैं। इस सिग्नल को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला, सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोटॉन डेंसिटी यानी पार्ट्स पर मिलियन क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब इनटू गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड इनटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब
अगर प्रोटॉन डेंसिटी ज्यादा है तभी भी हमें सिग्नल ज्यादा मिलेगा, अगर गायरोमैग्नेटिक रेशियो ज्यादा है तब भी हमें सिग्नल ज्यादा मिलेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तभी भी हमें एक बेस्ट सिग्नल मिलता है। ओनली मोबाइल प्रोटॉन्स यानी मेनली इन वाटर एंड फैट कंट्रीब्यूट टू एमआर सिग्नल, वो पार्ट जिनमें लूज टिश्यूज होते हैं और वहां से हमें सिग्नल मिल जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन प्रोटॉन्स को अपने एक्सिस के अराउंड घूमने के लिए जगह चाहिए, और अगर इनके पास जगह ही नहीं होगा तो फिर ये रोटेट कैसे करेंगे, रोटेट नहीं करेंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर सिग्नल नहीं मिलता है। बाउंड प्रोटॉन्स एग्जांपल इन बोन और डेंस टिश्यूज एंड एयर, नो हाइड्रोजन, प्रोड्यूस नो सिग्नल, हेंस अपीयर डार्क। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें बाउंडेड प्रोटॉन्स हैं, जो बहुत ही क्लोज प्रोटॉन्स हैं, जैसे बोन या डेंस टिश्यूज होते हैं, या फिर एयर जिसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो वो कोई भी सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से वो हमें एक इमेज में ब्लैक नजर आएंगे। इसका मतलब इससे हमें एक चीज तो पता चल जाती है कि जहां से कोई सिग्नल नहीं मिलेगा वो हमें एक एमआरआई इमेज में कैसे दिखने वाले हैं, ब्लैक। प्रोटॉन डेंसिटी इज हायर इन फैट देन सॉफ्ट टिश्यूज एंड ग्रे मैटर हैज हायर डेंसिटी देन व्हाइट मैटर। अब जिसमें डेंसिटी ज्यादा वो हमें ज्यादा सिग्नल देगा। तो प्रोटॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है, हायर इन फैट देन सॉफ्ट टिश्यूज। फैट में ज्यादा होती है तो वो हमें ब्राइटर दिखेंगे, जिनमें कम होती है वो ग्रे दिखेंगे। ग्रे मैटर हैज हायर डेंसिटी देन व्हाइट मैटर, तो ग्रे मैटर हमें थोड़ा ब्राइट दिखेगा और व्हाइट मैटर हमें थोड़ा डार्क दिखेगा। दैट मींस ये फैक्टर्स हैं जो एमआरआई सिग्नल को इन्फ्लुएंस करते हैं, अलग अलग उनकी डेंसिटी होने की वजह से, और फिर वो उसी के हिसाब से उनकी अपीयरेंस होती है ऑन एमआरआई सिस्टम। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे की जो भी डिटेल्स होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे रिलैक्सेशन टाइम्स क्या होते हैं, टाइम इंटरवल्स क्या होते हैं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ एमआरआई। Thank you so much everyone. Have a good day. Thank you for being connected with our YouTube channel all about radio. Now I would like to ask you to please go and subscribe if you haven't subscribed yet. Do share, like and comment all the videos related to the radiology and anatomy. Thank you so much. Have a good day.